हेलो माय फ्रेंड्स। तो ये हिस्ट्री सेशन की वीडियो है। इसके अंदर हम आज टिप्पणी के ऊपर बात करेंगे। इस टिप्पणी वाली वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस इसलिए है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लास्ट टाइम में जो चुनने वाला प्रोसेस होता है वो शॉर्ट नोट्स ही होते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन भी कम होती है हमारे पास, टॉपिक्स भी छोटे होते हैं, तो उसको करने की हमें आसानी होती है। तो इसलिए इनको करने के लिए तो हमें कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट ईयर या टिप्पणियों के ऊपर, थोड़े नोट्स होने चाहिए। तो उनके ऊपर हम देखेंगे किस तरीके से ये है। तो इस वीडियो में कुछ शॉर्ट नोट्स, इस वीडियो में नाम है इसका। तो ये लास्ट ईयर के 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से मैंने टिप्पणियाँ सिलेक्ट करके यहाँ पर निकाल रखी हैं। तो लीग ऑफ नेशन मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ ऑलरेडी, वर्साई की संधि के साथ उसमें लीग ऑफ नेशन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। नाजीवाद मैंने लास्ट वीडियो जो आज अपलोड की थी मॉर्निंग में उसके ऊपर पढ़ा, बता दिया था, फासिज्म बता दिया था। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसमें मैं दोबारा बताऊंगा। जो नए स्टूडेंट्स यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं उनको दोबारा पता लग जाएगा। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है हमारे पास? क्यूबा मिसाइल संकट, नारीवाद, मैट्रिक सिस्टम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, गांधी जी की प्रासंगिकता, ओनेसिया संकट, संकट या संहार हुआ था, ये बहुत लोग मरे थे। गांधी जी की प्रासंगिकता 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट, ही ची यून, ये एक जापानी मतलब चाइना का बंदा है। तो ये अपने उस टाइम पर बहुत अमेरिका को तंग कर रहा था, तो इसका नाम बुक में है, इसलिए यूनिवर्सिटी आप पर टिप्पणी पूछ सकती है, तो ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन, ये आर का मतलब यहाँ पर रिपीटेशन है। तो क्यूबा मिसाइल संकट 2 बार रिपीट हुआ है, लीग ऑफ नेशन 2 बार रिपीट हुआ है, गांधी जी की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ गांधी थॉट, एनवायरमेंट लेके होंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मतलब ओरली बताऊंगा, लिटरली इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स ने पहले से हमारी सीरीज देख रहे होंगे तो उनके फेस अभी ये अच्छे से बन रखे हैं, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर ली है। नहीं करी होगी तो उनकी रिवीजन यहाँ पर दोबारा हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पीडीएफ से जो 3 टॉपिक जो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पिछले सेशंस की वीडियो में, उनको कवर करने के लिए। तो ये लीग ऑफ नेशन की क्वेश्चंस जो 2 बार रिपीट हुआ है टिप्पणी के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर, राष्ट्रीय संघ कहते हैं इसको। तो ये उसका लोगो है, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया, सेम फॉर्मेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये राष्ट्रीय संघ एक शासन देश प्रणाली, तो ये प्रणाली है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनाया था। किस लिए बनाया था? युद्ध रोकने के लिए बनाया था, बट ये फेल कर जाता है। तो राष्ट्रीय संघ के बीच सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कायम हुई शक्ति और शांति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो ये शांति बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। संघ की रचना शांति के पेरिस शांति सम्मेलन के लिए 25 जनवरी 1990 को राष्ट्रीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा। तो पेरिस सम्मेलन मैंने जिसमें बताया था वो वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम देख सकते हैं इसमें। तो 25 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन रखा गया था। शांति सम्मेलन के साथ ये सब बात कही गई थी। अब इसकी रचना कैसे है? इसकी रचना कैसे हुई? संघीय सचिवालय बनाया गया, इसके अंदर 4 अंग बनाए गए, सचिवालय, एक परिषद, एक सभा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संघ के सचिवालय में कौन होते हैं? में महासचिव इसकी नियुक्ति सभा के अनुमोदन के साथ परिषद द्वारा होती है एवं इसके कार्य के लिए आवश्यक अन्य कर्मचारी थे। मतलब महासचिव होता है जिसके कार्य सारे मिलकर जो उसके परिषद होती है, सभा, आम सभा, उसमें से मिलकर सब व्यक्ति एक सचिव को चुनते हैं। सचिव के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव द्वारा परिषद, जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्पीकर को कहता है कि इस बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर, इसको टूरिज्म मिनिस्टर, इसको ह्यूमन एंड हेल्प एक्सेट्रा करके जो भी ये संस्थाएं हैं, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर
इनको नियुक्त करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से सचिवालय के अंदर सचिव महासचिव की सलाह से अन्य सचिव लोगों को चुना जाता है। दो उप महासचिव और दो ओवर महासचिव होते हैं। दो उप होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही दो उप होते हैं, दो ओवर महासचिव होते हैं। तो ये मतलब ये कह सकते हैं 5 का पैनल होता है। सदस्य राष्ट्र सचिवालय खर्च का वहन करता है। जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सचिवालय के खर्च का वहन करते हैं। सचिवालय परिषद और सभा की तुलना में पूरे वर्ष कार्य करती है। तो जो सचिवालय है परिषद और सभा की तुलना में पूरे वर्ष कार्य करती है। जो सचिवालय है वो पूरे वर्ष कार्य करती है। सभा और परिषद कभी कभी समय आने पर या बैठकें होती हैं उस हिसाब से करती हैं। साल में एक बार, जरूरत पड़ने पे 2 बार या 3 बार, उस तरीका से। तो परिषद क्या है? अब सचिवालय हमने देख लिया, परिषद क्या है। संघ की परिषद में स्थायी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता तथा समाविष्टि थे। ये 4 स्थायी सदस्य इंग्लैंड, इटली, जापान एवं 4 अस्थायी सदस्यों जो सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये 4 स्थायी और 4 अस्थायी लोग थे। इसमें स्थायी, अस्थायी और तटस्थ, मतलब 3 टाइप के लोग थे, जो रेगुलर थे, जो नॉन रेगुलर थे एंड जो कभी कभी इमरजेंसी पे बुलाए जाते थे, उस टाइप से। पहले 4 अस्थायी में बेल्जियम, बेल्जियम, यूनान व स्पेन थे। तो ये इस टाइप से। महासभा, अब महासभा क्या थी? सभी सदस्य राष्ट्रों की एक सभा थी। प्रत्येक राष्ट्र को 3 प्रतिनिधित्व रखने का एक अधिकार था, मगर वोट एक था। सबों को मिलकर बनाने वाली सभा थी। 3 मतलब एक देश के 3 व्यक्ति वहां पर जाके बैठ सकते थे और वोटिंग पावर एक ही थी, मतलब एक वोट था पूरे देश का। वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करना की अपेक्षा थी, मतलब वर्ष में एक बार जरूरत पड़ने पर दोबारा भी कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के तहत यह विश्व शांति को प्रभावित करने वाली किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, मतलब विश्व शांति को कोई भी प्रभावित करता था तो इसके यह कार्रवाई कर सकती थी। यह उन मामलों पर बहस बिल्कुल नहीं करती थी जो परिषद के लिए सुनिश्चित थे। ये उन मामलों पर बिल्कुल बहस नहीं करती थी जो परिषद के लिए सुरक्षित थे, जिसके अंदर हेड ऑफ काउंसिल्स के हेड ऑफ नेशंस थे, जो जीते हुए देश थे, उन सबों के उस पर कार्य नहीं करती थी। यह 2/3 बहुमत द्वारा संघ के नए सदस्यों को सम्मिलित कर सकती थी। तो 2/3 बहुमत जिस तरीके से होता है उस प्रकार से जो हमारे शासन में भी होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में 2/3 के बारे में बात करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी था। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके बारे में लिख देना आप। 15 फरवरी 1922 को बना। 1920 से लेकर 1940 तक इसने अच्छे से काम किया। 27 इसने अपने मतलब 38 में से विवादों में से 27 पास के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समाप्त कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग के टाइम इसको समाप्त कर दिया। तो ये लीग ऑफ नेशन हमारा हो जाता है। इसी के बाद हमारे जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें से एक है ये फ्रांस के बारे में, फांसीवादी के बारे में, जो आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो डाली थी उसी के बारे में है। तो जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। मुसोलिनी नाम का एक व्यक्ति होता है। मुसोलिनी जो जन्म जो मुसोलिनी का नाम से जाता है। मुसोलिनी ने पियाजो को सेना का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सर्वप्रथम इसका उदय इटली में होता है। इसने अपनी एक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ये हो जाता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में होता है। मुसोलिनी का दल के नाम फासिस्टवादी या फासिस्टवाद कह सकते हैं, फासिस्टवाद था। ड्यूक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये ड्यूक्स के नाम से जानता है, वहां पर जो हिटलर का अगला टॉपिक देखेंगे वो फियरी के नाम से जाना जाता। दो फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। ये राष्ट्रवाद की भावना को समर्थन करता है। ये भी लड़ने पे बल देता है जो हिटलर करता है। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रेट काउंसिल्स ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या इतनी थी। मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनी यहाँ पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से आक्रमण इटली में फांसीवादी का अंत 1945 में हो जाता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद।
अब नाजीवादी को देख लेते हैं फटाफट। इसका उदय करने वाला कौन था? हिटलर था। हिटलर क्या नारा देता था? जर्मनी जर्मनी वार्सा पैक्ट वाट सॉरी जर्मनी वर्स वर्स पार्टी का स्थापना करता था। हिटलर जो था जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है। हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिटवेन था। एक राष्ट्र एक नेता के बारे में बात करता है। हिटलर आत्मकथा का नाम मेरी संघर्ष है। हिटलर के समर्थक उसे फ्यूरी कहते थे, उसको ड्यूक्स कहते थे, इसको फ्यूरी कहते थे। हिटलर के अनुयायियों वहां पर स्वास्तिक, जो हमारे घर में नवरात्रों टाइप का बनाते हैं, वही स्वास्तिक का निर्माण करते थे। निजी दलों के प्रचार का जिम्मा गोएबल्स संभाल रहा था। तो ये सब तो हिटलर ने क्या क्या किया? शामी विद्रोही नीतियों का मत बुलाया और यहूदियों को भगाने की कोशिश की। 30 अप्रैल को उसने आत्महत्या कर ली थी, पता नहीं क्यों कर ली थी। शस्त्रीकरण पे, हाँ, तो मतलब हिटलर और इस दोनों में एक समानता थी, वो मैं बता देता हूँ। और पॉइंट आए कि कंपैरिजन करने के लिए, तो दोनों वुमेन्स दोनों लड़ने पे बल देते, दोनों राष्ट्रवाद के बाद बल देते थे, दोनों साम्राज्यवाद की भावनाओं पे बल देते थे। तो ये तीन टॉपिक सेम थे इसमें। तो ये नाजीवादी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो ये हमने 3 टॉपिक्स जो हमारे पीडीएफ से थे, आपने भी अपनी पीडीएफ के पास रखे होंगे, तो वो देख लिए। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो निशस्त्रीकरण क्या होता है? शस्त्रीकरण की दौड़ और उससे फलस्वरूप होने वाले युद्ध से मुक्ति, मतलब निशस्त्रीकरण का अर्थ ये होता है, इसको इंग्लिश में तो क्या कहेंगे, नॉन वेपन मूवमेंट कह सकते हैं एक तरह से। निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को ना बनाना, मतलब हथियारों की होड़ पे कमी। तो आज जो संघात्मक आवरण अणुवाणी शस्त्रीकरण का मतलब इसको मैंने नोट दे दिया, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीड नहीं करता। तो निशस्त्रीकरण के बारे में ये है कि हथियारों की होड़ को रोकना, जो वर्तमान स्थिति में ये देखा जा रहा है कि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा, अलग अलग प्रकार के देशों द्वारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशंस के द्वारा कई प्रकार के एटॉमिक बम्स का निर्माण हो रहा है। एटॉमिक बम के निर्माण से क्या क्या हो रहा है, जो दूसरे देश हैं उससे डरने लग गए हैं, जिससे वो दूसरे देशों पे अपना कब्जा कर रखा है। इकोनॉमिकली ले लो, पॉलिटिकली ले लो, जिस तरीके से। और कुछ राष्ट्रों में मन में ये भावना आ गई है कि किस तरीके से ये हथियार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ राष्ट्रों में ये भावना आ चुकी है, तो इस प्रकार से वो भी कुछ देखते हैं। तो ये निशस्त्रीकरण का एक ओवरव्यू था। उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद वो होता है जब कोई शक्तिशाली देश कोई किसी कम शक्तिशाली देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उसको उपनिवेशवाद कहता है। ये स्टार्टिंग 15वीं से लेकर 20वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। क्या कारण होते हैं उपनिवेश करने की? लाभ कमाने के लिए, वृत्तीय देशों की शक्ति बढ़ाने के लिए, मतलब अपने देश को एक्सपांड करने के लिए, सजा से बचना। हाँ, ये भी होता है। ये भी होता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, शीत युद्ध का जो टाइम था, अमेरिका और सोवियत संघ औरों पे कब्जा कर रहे थे क्योंकि उनके पास एटॉमिक पावर्स थी और लोग उनसे डर रहे थे कि उस पर कोई सजा न लगा दे, उसको मारना था। इस वजह से ये भी कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद बन रहे थे। स्थानीय लोगों के धर्म बदलाव, तो हिस्ट्री में देखा जाता है कि विश्व स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है, और ईसाई बनाने के लिए कई देशों पर आधिपत्य करके वहां के लोगों को या समृद्धि की लालसा होती है। इस तरह से प्रतिकूल जलवायु, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ कॉलोनियां बनाई थी क्योंकि वहां पर अच्छा ठंडा मौसम था, जो वो मौसम चाहते थे। इसी कारण से ऐसा हुआ। जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए भी ज्यादा हो जाती है तो दूसरे देशों में एक्सपांड करना ही पड़ता है। निर्मित माल की खपत, तो रॉ मटेरियल चाहिए तो इसलिए उपनिवेशवाद बना लिया। ट्रिपल जी, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गॉड से भगवान की विचारधारा को फैलाते फैलाते दूसरे पे कब्जा,
ग्लोरी स्वप्रभुत्व सुंदरता देखते हुए उस पे कब्जा, और गोल्ड जिसके देश के अंदर ज्यादा गोल्ड है उसी पे कब्जा। तो ये उपनिवेशवाद हो गया। तो मेडिनस सिस्टम क्या था? मेडिनस सिस्टम ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, लीग ऑफ नेशन बनता है, तो लीग ऑफ नेशन के थ्रू से कई सारे काम किए जाते हैं। जिस प्रकार से जर्मनी से कुछ चीजें ले ली जाती है, उससे क्षेत्र में बंटवारा, और कुछ राष्ट्रों को जो अच्छे इकोनॉमिकल्स में थे उस टाइम पर, तो उसको कुछ जीतने वाले राष्ट्रों को दे दिए जाते हैं। यही सब इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ए में आपको सीरिया, लिबाना और फिलिस्तीन के पूर्वी तुर्क परंपरा शामिल थे। तो इसमें इसी बारे में दे रखा है, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक कानून व उल्लंघन कर स्वयं का नमक बनाना था। सरकारी सेवा, शिक्षा केंद्र एवं उपलब्धियों का बहिष्कार किया जाएगा। महिलाएं स्वयं शराब, अफ्रीका या विदेशी कपड़ों की तुलना पर जाकर धरना है। मतलब ये है शराब विरोधी आंदोलन हो गए, जिस प्रकार से विदेशी कपड़े पहनते थे लोग उनका बहिष्कार करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, इस टाइप से। तो ये सभी था। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें गांधी जी जाके दांडी यात्रा करते हुए साबरमती में वहां पर वो नमक वगैरह बनाते हैं, नमक वगैरह बनाने के बाद वो वापिस आते सोलापुर में, उसको औद्योगिक उत्पादन और कानपुर जैसे अन्य क्षेत्रों में वहां पर विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां होने लग जाती है, क्योंकि जो उस नमक बनाने के काम को, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। गांधी जी व अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया जाता है। बाद में वारसा लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में बातचीत होती है और समझौता हो रहता है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि हिंसा ज्यादा हो चुकी थी। अब आता है यूएनओ। यूएनओ के लिए मैंने ये मैप यूज किया है, और ये यूएनओ का मैप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल के पेपर में भी है। तो पॉलिटिकल के पेपर में आपकी यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट चैप्टर, तो मतलब जो ये इमेज को समझ लेगा तो वो बहुत इजी से समझ जाएगा। तो यूएनओ में 5 स्टेट काउंसिल्स होती है, मतलब 5 में डिवाइड है। एक जनरल असेंबली होती है। जनरल असेंबली का काम क्या होता है? जनरल असेंबली का काम नॉर्मली जैसे हमारे राष्ट्रीय संघ हुआ था उसी प्रकार से इसका काम होता है। तो 192 सदस्य के प्रतिनिधि सभी को एक समान मत प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 और बाकियों के समान बहुमत की जरूरत। निर्णय सभी सदस्यों का बाध्यकारी नहीं। ये है कि जनरल असेंबली जो सेंटर में दिख रहा है, इसके अंदर ये कहा गया था 192 जो सदस्य हैं के प्रतिनिधित्व आएंगे, जो मतलब सदस्य देश हैं वर्ल्ड के, वो इसमें ज्वाइन करेंगे। सभी को वोटिंग राइट्स मिलेगा, मगर जो वो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो किसी देश के ऊपर बाध्य नहीं है। तो अब एक कदम ऊपर की ओर चलते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल आता है। 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये वह देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अगर टिप्पणी में वीटो पावर आता है तो इन 5 के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो एंड होता है उससे के पहले तक इनमें से ज्यादातरों के पास एटॉमिक बम्स के पावर थी। निषेध अधिकार है, इसमें निषेध अधिकार है, विप कहते हैं जिसको, विप तरीके से मतलब हटा देने का अधिकार। कोई भी प्रपोजल आई यूएनओ में तो इनमें से अगर एक भी राजी नहीं होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये सुरक्षा परिषद में इस प्रकार से डिविजन होते हैं। चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्ष में के लिए निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। इसका निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। आम सभा का निर्णय सबों पर बाध्यकारी नहीं है। अब एक राइट में देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इनमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के पूर्ण बहुमत द्वारा होता। पूर्ण बहुमत का मतलब है 2/3, तो 2/3 बहुमत से होता है। 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो जस्टिस के प्रोग्राम्स होते हैं उनको देख रेख करता है, जो न्याय की। तो अब जनरल असेंबली के बिल्कुल राइट हैंड पे देखें तो सचिवालय है। जैसे सचिवालय पहले भी हो रखा था राष्ट्रीय संघ में, वैसे सचिवालय यहाँ पर भी है।
अन्य प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 साल में करती है। तो 5 साल में इसकी नियुक्ति होती है। इसका अध्यक्ष मुख्य होता है, महासचिव होता है। महासचिव होने के बाद 5 साल में इसका इलेक्शन होता है। नासियत परिषद संयुक्त राष्ट्र, अब बिल्कुल नीचे में आ जाइए राइट साइड में। तो एक नासियत परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की नासियत प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पाउट के आजाद होने के साथ नवंबर 1940 और परिषद संगठित की। मतलब ये कुछ अजीब टाइप से है, ये कोई टेरिटरी वगैरह है, उसके बारे में उतना ध्यान मत दीजिए। हाँ, इसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के ऊपर अभी पूछ लेता है। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य। मतलब यह है आर्थिक सामाजिक सदस्य परिषद का काम यह है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल वर्क के अंदर ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स होती है, किसी देश के इंडेक्स बनाने पड़ते हैं, वो देखती है। किसी देश को आर्थिक सहायता भी देने के लिए काम करती है। और इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जिसके यूएनडीपी, यूएनआईएफसीसी, यूएनसीसी, ओपीसीडब्ल्यू का आज करंट अफेयर्स में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि ये परमाणु बम के जो किम जोंग के साथ ट्रम्प के जो रिलेशंस के ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये टिप्पणी के लिए काफी है इतना। तो अगला देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। तो आपने ये क्यूबा का, अपने अगर एनसीईआरटी की बुक याद होगी तो क्यूबा का ये इमेज आपको याद होगा। तो शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव होता है। तो 62 में ये टकराव होता है और चरम बिंदु कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों पर। तो क्यूबा आप देख सकते हैं, जहां पर सर्कल है उसके बीच में क्यूबा है, एक छोटा सा द्वीप। अब अमेरिका उसके पास है। और वर्ल्ड मैप अगर आप माइंड में इमेजिन करें तो आपको लगेगा कि किस तरीके से ये वर्ल्ड मैप से अलग था। तो पहले सोवियत संघ इतनी दूर से कुछ फेंकता था या बम को, तो अमेरिका को पता चल जाता। अब अमेरिका नजदीकी निशाने पे आ गया है और इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा। मतलब इतना तनाव था इसमें, प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष की लड़ाई थी। कुछ भी इधर से उधर नहीं हो रहा था, शांति बिल्कुल। मतलब लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल अब हो ही जाएगा, बट बचा लिया गया। शीत युद्ध जोर आजमाइश, शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन से कहीं ज्यादा था। मतलब ये जोर आजमाइश, शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन तो थे ही, मगर ये विचारधारा की भी लड़ाई थी, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार से देखने को मिलती है अलग अलग जगहों पर। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में ये इतना इंट्रो। तो ये नारीवादी क्या है? तो नारीवादी बारे में आपको पता है, महिलाओं और जो वीडियो देख रही है तो उनको बारे में ज्यादा ही पता है। तो ये घरेलू असमानता, हिंसा, महत्व, आकाश, समान वेतन, संबंधित अधिकार, यौन उत्पीड़न आगे आदियों के बारे में बात करते हैं। तो ये इसके बारे में है। इसके कुछ आयाम लिख रखे हैं तो आप देख लीजिएगा। हिन चिन मुंग कौन थे? हिन चिन मुंग एक साम्यवादी परंपरा की एशियाई कड़ी के नेता थे। इन्हें साम्यवाद का विरोध किया। इन्हें जीवन प्रतिष्ठित साम्यवाद के सर्ववाहक क्रांति तथा राष्ट्रवाद के विश्व, मतलब ये था, ये जो साम्यवाद का बड़ा चढ़ाकर बात करते थे, पूंजीवाद का विरोध करते थे, कैपिटलिज्म का विरोध करते थे, सोशलिज्म को बढ़ावा देते थे, ये सब था। फ्रांस और अमेरिका के विरोध संघर्ष की लंबी शिक्षा प्रति कहानी रही है। इन सभी सरगमों का प्रमाण स्वरूप हो चिन मिंग के इच्छा अनुसार के मार्क्सवाद, लेनिनवाद और सर्ववाहक का अंतरराष्ट्रीय था। मतलब ये इन सबों से प्रभावित थे, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और इसके बारे में। मतलब ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिख देना, साम्यवाद के बारे में आपको जितना भी पता है उसे जोड़ कर इसके बारे में लिख देना, बस कंप्लीट हो जाएगा। ये बंदा है, शकल देख लो आप, अच्छे है। बोस्निया नरसंहार क्या था? तो बोस्निया नरसंहार क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद बोस्निया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जहां एक नरसंहार से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
थे और कई लाख लोग बेघर हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ ये। तो इसके बारे में देख सकते हैं आप। महिला को जानबूझकर गर्भ धारण कराया गया, ना जाने कितने का बलात्कार हुआ। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि कई लोग मर रहे, तो युद्ध में तो मरते ही हैं, मगर यहाँ पर जान के कराया गया, क्योंकि ये देखा जाता था कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी, मतलब किस तरीके से नए बंदों को और ज्वाइन किया जा सके, नए बच्चे पैदा किए जा सके, ताकि वो आगे चल के काम करें। कहने के लिए तो यह युद्ध गृह युद्ध कहा जाता है, पर असल में यह एक नरसंहार था। इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए। हालांकि एक अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बोस्निया युद्ध में 50,000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर गर्भधारण कराया गया और ना जाने की कितनों का बलात्कार हुआ। ये बर्बर नरसंहार लगभग 4 सालों तक चलते रहे। इसने मानव अधिकार की बातें करने वाले यूरोपियन का वो चेहरा भी दिखाया जिस यूरोपीय अक्सर छिपाते हैं। इस नरसंहार ने उन बड़े देशों के नकाब भी उतार दिए जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बेहोर पीट रहे थे। ऐसे यूरोप का दूसरे विश्व युद्ध के बाद सब बड़ा नरसंहार माना जाता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था। तो अब तो गर्भ धारण करा दिया जाता है, प्रेगनेंसी कर दी जाती है 50,000 की गर्ल्स की, और 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। तो और कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। तो यहीं पर ये सारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो इसका नेम, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें अच्छे से। पॉलिटिकल का सेशंस की अब अगली वीडियोस आने वाली है, जल्दी ही मैं लेके आऊंगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर इजीएस्ट प्रोसेस्ड। थैंक फॉर एनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स प्लीज। किसी को टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को और कंटेंट चाहिए तो मेरे से कह सकता है। बाय बाय, टेक केयर।